नहीं, मैं किसानों को नहीं बोल रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं, ये जा सकते हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, किसानों को नहीं कह रहा हूँ। आपको समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि लगता है तो फिर भाई आप नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। यूपी के जिला आजमगढ़ के भाजपा कार्यालय पर हम आपको लेकर चलते हैं, जहां पर आजमगढ़ सदर के भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब कर रहे हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। 2014 में गैस सिलेंडर 450 का था, 1150 रुपये हो गया। पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर बिक रहा है। मुझे लगता है अनाज का दाम देख लीजिए, आटे का दाम देख लीजिए, 40 रुपये किलो बिक रहा है। जी, आपको, मुझे लगता है कि आपको पहले हिंदुस्तान से एक बार बाहर निकलना चाहिए। नहीं, हम हिंदुस्तान में नहीं, बाहर जाइए तो आपको दुनिया से जब तक आप तालमेल नहीं बिठाएंगे, देखेंगे नहीं कि हम कहाँ हैं और हमारा पड़ोसी कहाँ है, क्योंकि सबके ऊपर परिस्थितियां सेम है। जब कोरोना काल आया तो वो भारत में भी आया, पाकिस्तान में भी आया, अमेरिका में भी आया, फ्रांस में भी आया, रूस में भी आया, जापान में भी आया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता है, उनकी सोच है कि आपको कोरोना से बचाया भी, दो आपको फ्री वैक्सीन भी लगाया और अपने भारत को लगातार मजबूत भी बनाया। और उसके अलावा आपको बताता हूँ, आप कह रहे हैं ना कि भारत के बाहर क्यों जाएं, इसलिए जाइए क्योंकि मैं जाता हूं और मैं देखता हूं, जिस देश में तेल पैदा होता है, जिस देश में तेल के कुएं हैं, वहां कम से कम 60 गुना महंगाई बढ़ी है। आपके यहाँ तो डबल भी नहीं हुई है। क्या बात करेंगे आप? आइए आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे सस्ता तेल है कहाँ पे? कहाँ पे जो मिल रहा है कच्चा तेल, लेकिन उसके बाद हम 100 रुपये। मैं वही कह रहा हूँ, तो एक बार आइए ना, आप एक बार चलिए। जी, आपको हम लोगों ने चुना है, सबने चुना है। जी सर, आप विदेश जा सकते हैं। यहाँ के जो मझोले और छोटे किसान हैं, नहीं, मैं किसानों को नहीं बोल रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं, ये जा सकते हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, किसानों को नहीं कह रहा हूँ। आपको समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि लगता है तो फिर भाई आप नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ। जी, एक एक करके सर अपने सांसद से हम पूछ रहे हैं कितनी महंगाई। सर आप पूछिए, हम आपसे आपका जवाब देंगे सर। जवाब तो है, उन्होंने पूछा था कितनी महंगाई। हाँ सर, बात करें वो विदेश जा सकते हैं, वो सपा के प्रतिनिधि हैं, ये कैसे आप कह सकते हैं? इस ऐसे कह सकते हैं कि आप किसी बात से खुश नहीं है। नहीं सर, खुश करने वाली कोई बात नहीं। देखिए सरकार, एक मिनट सर, मेरी बात भी तो सुन लीजिए, मैं तो आपकी सुन रहा हूँ सर। सर एक करके, नहीं, कभी नहीं सर, कभी नहीं सर। एक छोटा सा सवाल है आपसे। नहीं, एक एक करके सर, एक एक करके सबका जवाब देता हूँ सर, एक एक करके। मैं इसलिए कहा सर, क्या होता है कि हम भी यहाँ रह रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, तो क्या होता है कि भाषा से पकड़ में आता है ना कि ये सरकार कुछ अच्छा कर रही है। वो एक ही आदमी है जिसको समझ में नहीं आता है सरकार अगर वैक्सीन लेके आती है तो भाजपा का वैक्सीन है, नहीं लगवाएंगे, वो है अखिलेश जी। वही भाषा जब मैं यहाँ आके सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि उनके भाई समर्थक होंगे या तो उनको चाहने वाले होंगे, इसलिए मैंने कहा। एक सवाल नहीं, पत्रकारों भाजपाई होने के गोदी मीडिया का आरोप लगाते हैं। हाँ जी, जो है सफाई करने का आरोप लगाते हैं। जी, हम भी किसी विशेष दल के तो हो नहीं जाएंगे। नहीं, बड़ी बात की है किसान। अगर हमको लगेगा कि अब हमको शौचालय बना दिया तो अब डब्बा में पानी भी ला के सरकार ही रखे, ऐसा थोड़े होता है, वो तो हमको करना पड़ेगा ना। सांसद जी, एक सवाल बहुत अमूल सवाल है। हमारे उस विधानसभा के नेता भी आपके पास बैठे हैं, मुबारकपुर विधानसभा में सठिया चीनी मिल जो कि एशिया लेवल की मिल है जी, उसमें 2 क्रॉसिंग थी।
2 क्रॉसिंग में एक क्रॉसिंग जो चीनी मिल के पूरब साइड में थी, उसमें कम से कम सैकड़ों गांव का आना जाना लगा था और मऊ से जाके वो रोड मिलती थी। अच्छा। उसको बंद करा दी गई। एक जो खुल गया जहानागंज मार्ग, वो गाजीपुर से लोग सीधे आते हैं, गोरखपुर रोड चलती है। जितने बालू खनन जितने कम से कम 500 गांव के बच्चे बच्चियां पढ़ने उस विद्यालय से आते हैं सठिया में। स्थिति है कि एक क्रॉसिंग से जो ट्रकों की लाइन लग जा रही है, बड़े बड़े टेलर लग जा रहे हैं। सरकार एक तरफ गड्ढा मुक्त योजना की, आप अब चले जाइए सठिया में, अभी रेलवे क्रॉसिंग से 100 मीटर पर सीधे आइए जो है चौराहे की तरफ, आप पटरी नहीं पाएंगे रोड पर। एक टेलर अगर उल्टे तो कम से कम 100 बच्चे मर जाएंगे। और परसों भी आप देखिए पूरी जाम चीनी मिल की लगी थी और आवागमन शादी ब्याह की समय है, 100 200 गाड़ियों की जाम। कोई इमरजेंसी फंस रहा है, एम्बुलेंस फंस रहा है, आने जाने की सुविधा समस्या दे दीजिए। जी नहीं, वो ठीक बोल रहे हैं। और उस पे ना, उस पे क्या है कि हमने डीएम सर से भी बात किया था। आजमगढ़ में हम लोगों ने प्रयास करके सरकार के पास दौड़ धूप करके कोशिश किया है कि आज तक जितना पैसा नहीं आया था उतना पैसा हम लोग लेके आए कि आजमगढ़ में सारी सड़कों की मरम्मत हो जाए, जो नई सड़कें बननी है बन जाए। इसके बाद भी अगर नहीं बनी है तो हमने डीएम सर को कहा कि इसकी जांच करिए और जांच करके जो लोग भी दोषी हैं उनको सजा भी देंगे और जहां नहीं बना है उसका तत्काल निर्माण हो, उसकी व्यवस्था हो। ये हमारा जिला जो है जिला है और नहरें सूखी हैं, पानी नहीं आ इस रहा पे है। आप कंप्लेन, जैसे अगर किसी की कंप्लेन आती है तो हम तत्काल उस पे जो है कार्रवाई करवाते हैं। हमने आपको संज्ञान दिया, अब आपने कह दिया है तो हम इस पे जो है तुरंत कार्रवाई करवाते हैं कि मतलब क्यों नहरों में पानी नहीं है, ये हम दिखवाते हैं। बिल्कुल सांसद जी, आपके द्वारा एक और चर्चा बहुत ज्यादा की गई है जी। सरकारी आवास की। हाँ, जनपद में सरकारी आवास तो लगता है खूनी सरकारी आवास में बदल गया है। कई क्यों? घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसा क्यों? महनाजपुर या मेहनगर में जल्दी ही सरकारी आवास को लेकर हत्या हुई है। कारण एक प्रधानमंत्री जो आवास मांग डबल पत्र मर्डर था आपका सरकार से, लोगों को आवास चाहिए था, उसमें 80% संशोधन हो रहा है। अगर किसी सचिव ग्राम- देखिए, सचिव की सर, निजी सर, भगत से पूरा सवाल सर। वो हत्या वही वो नहीं, सर, आप- एक मिनट पूरा सवाल। जी जी जी, पूरा सवाल। अगर एक ग्राम सभा में 100 आवास की मांग थी विगत 5 सालों से, 5 पे आ गई है जांच होने पे, तो इतने दिनों तक आपके कर्मचारी करके आ रहे हैं। 7 साल से सरकार आपकी थी जी। 100 अपात्र लिस्ट में पड़े हुए थे। जी ऐसा हर ग्राम सभा में है। जी। कोई भी ग्राम सभा उठा के देख लें, ऐसा हो क्या रहा होता है कि देखिए, अगर ये जो आवास वाला मैटर है, है। ये पूरी तरह से ग्राम प्रधान लोगों के हाथ में होता है। ग्राम प्रधान ही बताते हैं कि कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है। किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। नहीं तो कार्रवाई तो होगी, इसलिए होगी। देखिए, कोई भी हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो चाहे कोई ठेकेदार हो, क्योंकि हम लोग अपना काम धाम छोड़ के, हम अपना व्यवसाय छोड़ के यहाँ आजमगढ़ में इसलिए बार बार आते हैं, या लखनऊ दौड़ते हैं या दिल्ली दौड़ते हैं कि हमारे आजमगढ़ की जनता को वो सारी सुख सुविधा मिले जिसका वो हकदार है। और वो हर मंत्रालय, हर विभाग अगर आजमगढ़ को दे रहा है और आजमगढ़ को सुविधा जो भी नहीं पहुंचने देगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे ठेकेदार हो, तो बचेगा नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नवंबर से जांच अभी पेंडिंग है सर, तो उस पर कब तक हो जाएगी कार्रवाई? तो मैं इस पे अभी आपने संज्ञान में लाया मेरे, मैं तो यही जानता था कि जांच। सड़कों के डीएम के कहने पर सीडीओ ने जांच कराई थी बीडीओ लोगों से, जी। तो पीडब्ल्यूडी ने कहा कि ये जांच गलत है। अच्छा। जो हमारे मानक होना चाहिए, हमने पैचिंग कराई है, सब कुछ कराई है, तो डीएम ने 3 अतिरिक्त स्टाफ मजिस्ट्रेट को और ग्रामीण अभियंत्रण के एक्सचेंज को दी है। जी। जमाना हो गया, अब इसकी रिपोर्ट नहीं है। हम मांगेंगे, उनसे रिपोर्ट मांगेंगे, और अगर वो रिपोर्ट नहीं देंगे तो हम उन पे भी जांच बैठवाएंगे। और बहुत से ऐसे सड़कें जो पास हैं, जी। पैसा उनका रिलीज हो गया है, लेकिन काम अभी शुरू नहीं शहर हुआ। की सड़क में क्या स्थिति होगी? मुझे लगता है कि उसके क्योंकि वो आपका खास तौर पे आपके हाँ, हम लोगों ने क्या किया है कि आजमगढ़ में कोई भी जो भी सड़कें बननी थी सब हमने लिख के दिया विभाग को, और विभाग से पास भी हुआ है। अगर टेंडर की प्रक्रिया में फंसा होगा या कहीं भी रुका होगा तो उसको हम लोग आगे बढ़वाएंगे, और जल्दी से जल्दी, मुझे लगता है ये जो मार्च के बाद वाला समय है, इसी समय में तेजी से कार्य होता है। ये सब आप लोग भी जानते हैं। कि शहर की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएगी, सांसद बनेंगे दिनेश जी, ये बड़ी अपेक्षा लोगों की है। बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 50 साल में इतना पैसा आया होगा आजमगढ़ में मरम्मत के लिए, जितना पैसा हम लोगों ने मंगाया है वो अपना गांव के लोगों के हिसाब से उनका जो चुनाव होता है, जो प्रधान बनता है वो बन जाता है। तो ऐसे में अगर ग्राम प्रधानों ने ये गड़बड़ी किया
तो उस पे अब सरकार कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई कुछ नहीं, लिस्ट जो है सेक्रेटरी बनाते हैं, प्रधान वो सचिव स्तर पर कार्रवाई हुई है, जिसमें वो हत्या के कारण सचिव स्तर पर हुई है। नहीं, सेक्रेटरी बनाते हैं सर। जो हत्या वाली बात हुई है ना, उसमें क्या हुआ था वो मेरे भी संज्ञान में आया था। जो प्रधान है वो कोई और लिस्ट बना रहे थे, और जो एक जिनकी हत्या हुई उन्होंने कहा कि आप जो लिस्ट बना रहे हैं ये लिस्ट सही नहीं है, ये लोग पात्र हैं, इनको डलवाइए। इसी बात पे दोनों में बाताबाती तकजक हुआ है। इस पे हत्या को हटा देते हैं सर। ये कह रहे हैं कि 80% नाम काटे जा रहे हैं जी। 7 साल से भाजपा सरकार है कि राज्य में। हाँ, तो आखिरकार ऐसा कैसे था कि 7 साल से आपके सचिव द्वारा, सचिव तो सरकार के हैं, कि 80% अपात्रों का नाम लिस्ट में था, कभी संशोधन नहीं किया गया। इन 7 सालों में 8 बार संशोधन। वो नाम जो है ना प्रधान देते हैं, अगर गलत नाम उन्होंने दिया था तो संशोधन किया जा रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? 7 साल से कोई संशोधन नहीं हुआ। नहीं, अभी तो आपसे जब मांगा गया आपने नाम दिया, और जब हम वहाँ धरातल पे उस चीज को लेके जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये पात्र ही नहीं है। के लिए क्या कहेंगे आप? मैं तो किसान भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि आप राजनीति के शिकार हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं वो आपको भ्रमित कर रहे हैं, और वो आपको बिना वजह वहाँ बैठा करके परेशान कर रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट बनेगा नहीं बनेगा ये सरकार का काम है, और सरकार ने जब खुद कह दिया है कि उसको रोक दो। वो कह रहे हैं लिखित चाहिए, हमें आश्वासन लिखित चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैंने अभी उनका कल यही बार कहना कि हमें लिखित आश्वासन चाहिए। ओके, आप जाके मिल लेंगे उससे हाँ, तो ज्यादा अच्छा है। न मैं ये सोच रहा था, कल ही हमारी बात हो रही थी कि अभी एक और मामला आया है यहाँ पे आजमगढ़ में ही। अच्छी पहल होगी अगर वो लिखित आश्वासन। मैं दोनों को लेके जाऊँ, वही मैं बता रहा हूँ। तो अभी कल ही मेरे संज्ञान में एक मामला आया कि आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने मतलब 40-50 साल पहले किसानों की कुछ जमीन को लिया था, और अब जाके उनको तबका रेट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि या तो 14 का रेट हमको दे दीजिए या तो हमारी ज़मीन छोड़ दीजिए। इसके विषय में भी वो किसान मिलना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से। तो मैंने कल ही मुख्यमंत्री जी के यहाँ लिखवा दिया है कि किसानों को ले करके इनको भी, और जो एयरपोर्ट वाले हमारे किसान भाई हैं उनको भी एक टीम उनकी। नहीं है सांसद जी। अच्छा, जो भी विकास आवास परिषद है। विकास, आवास विकास, परिषद है। जी, जी, और हाँ। 32 एकड़ है, हाँ। हीरापट्टी में हीरापट्टी, है। हाँ। 40 करोड़ रुपए उस जमाने का आज भी पड़ा है। 300 किसान है उसमें जी। और लगभग 100 किसान पेमेंट भी पा चुके हैं, भुगतान भी कर चुके हैं, और अच्छा। कोर्ट से वो लोग किसान हार भी गए हैं। अच्छा। लेकिन प्रशासन उसको खाली नहीं करा पाया। और आवास विकास का वो पैसा आज भी, तब गोरखपुर कमिश्नरी थी, गोरखपुर में पैसा पड़ा भया है। 40 करोड़ रुपए उस जमाने का शेष किसान भुगतान नहीं ले, कोर्ट से गए, कोर्ट से हार भी गए हैं। लेकिन स्थिति यही है ओके। हीरापट्टी तो में। ये जो भी किसान की समस्या है, एक तो उनकी टीम मिलना चाहती है महाराज जी से, उनको भी, और जो हमारे एयरपोर्ट के पास में जो किसान हैं जिनको दिक्कत है उनकी भी एक टीम बना करके, और हम लोग मिलेंगे और दोनों बात महाराज जी के सामने रखेंगे। और मुझे लगता है कि जो महाराज जी ने खुद ही कह दिया, अधिकारियों को कह भी दिया था कि उसको रोक दो, उसको आगे मत बढ़ाओ, तो वो जब किसान मिलेंगे तो उनकी जो शंका है वो दूर हो जाएगी। ये जमीन आज तक जिला प्रशासन न पहुंच पाया, न पार्टी के लोग। खैर ये तो प्रशासन का काम है, ये पार्टी का काम नहीं होता है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। उनको हम लोग कहते हैं कि आप ये ज़मीन खोज के दीजिए। आपने अभी ध्यान में लाया है कि वो नहीं खोज पाए हैं, तो उनसे फिर हम पूछते हैं। इसके पूर्व भी आपने कहा था मैं इस पर चर्चा करूंगा अधिकारियों से। तमसा किनारे जीएसटी के दायरे में, नहीं ठीक है, ये नोट करिए, अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया। एनजीटी के दायरे में आ गए। ये नोट करिए, ये नोट करिए, ये नोट। जब भी यहाँ पे कोई बात उठती है तो आप नोट करिए, ताकि उसको हम लोग तुरंत फिर जा करके उस पर कार्रवाई कर सकें। जी, क्योंकि मैंने खुद महाराज जी से कहा, महाराज जी ने जब हम लोगों को ये आदेश दिया कि आप लोग अपने ज़िले पे भी इन्वेस्टमेंट कराने का प्रयास करिए, तो हम लोगों ने महाराज जी के सामने यही रखा कि जब तक आजमगढ़ का मास्टर प्लान नहीं बनेगा तब तक वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा। अगर आजमगढ़ का मास्टर प्लान बन जाता है, महायोजना लागू हो जाती है, तो लोग यहाँ निवेश करने के लिए तैयार हैं। दुनिया से बड़े बड़े लोग उद्योगपति हैं जो आजमगढ़ से गए और दुनिया के अलग अलग देशों में अपना बहुत एम्पायर खड़ा करके रखे हैं। उनको जब हम कहते हैं कि भैया आजमगढ़ में कुछ इन्वेस्ट करिए, तो एक ही बात आती है कि जब तक वहाँ मास्टर प्लान नहीं लागू होगा हम कैसे कर सकते हैं। तो महाराज जी ने मेरे सामने ही अधिकारियों को आदेश दिया कि आप लोग ये जितना जल्दी हो सकता है करो। अभी मैंने डीएम सर से भी ये बात पूछी थी कि आपने जो मांगा गया आपसे रिपोर्ट आपने दिया कि नहीं, तो उन्होंने भी रिपोर्ट दे दिया है
और मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी ये हो जाना चाहिए। अभी तो सबसे अच्छी बात ये है कि पूरा देश जो है वो जश्न मना रहा है इस बात के लिए कि जो बजट आया है वो इस अमृत काल के प्रथम चरण में ये बजट जो है हमें दिखाता है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, किस तरह से हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा और उसके लिए किस तरह से हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ये बजट लाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मातृशक्ति का स्वरूप हैं हमारे वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। तो जैसे एक माँ घर का बजट बनाती हैं और घर को कैसे चलाना है उसका ध्यान रखती हैं, ठीक उसी तरह से उन्होंने ध्यान रखते हुए कि हमारा जो भारत है उसका बजट कैसा होना चाहिए कि सबको उसका लाभ मिले, हर परिवार के सदस्य को लाभ मिले और परिवार आगे भी कैसे बढ़े, परिवार मजबूत भी कैसे हो, तरक्की भी कैसे करे, ये भी ध्यान में रखा गया है। और जब हम ये बजट देखते हैं तो हमको सबको ये बात समझ में आती है कि जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए जो विशेष रूप से इस बजट में प्रावधान किया गया है वो इस बजट की सबसे बढ़िया बात दिखती है, क्योंकि अगर महिला जो है वो सशक्त होंगी, अगर वो आत्मनिर्भर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश जो है लगातार तरक्की करे। रामराज में सब संभव है। सब सही बात। चलिए आप सबको ये पता होगा, जैसे भैया ने कहा कि रामराज में सब संभव है, तो ये तो दुनिया जानती है कि रामराज में रावण पैदा होता है, तो कोई रावण होगा तो उसका इलाज हो जाएगा, जैसे रावण का इलाज हुआ था इसका भी हो जाएगा। उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेगी योगी सरकार, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये रावण जब आपके सरकार में थी तो आप गोद में बैठाते थे और आप उनको संरक्षण देते थे, और आप ही के पैदा किए हुए ये रावण है, आप लोगों की देन है कि जब आपको जनता ने सरकार में बैठाया था तो आप करते क्या थे, गुंडे माफियाओं को संरक्षण देते थे, गुंडे माफियाओं का मन बढ़ाते थे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर आज ऐसी कोई घटना किया है तो सीधे सदन में खड़े होकर योगी जी कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, मतलब मिला देंगे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? भी जारी हो रही थी कि योगी जी तो निश्चित रूप से चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो आपका शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और सबसे बड़ी बात जो हरित क्रांति, इस पे जो विशेष ध्यान दिया गया है, तो ये दिखाता है कि ये जो सरकार है वो सिर्फ आज ही की चिंता नहीं कर रही, वो भविष्य की भी चिंता कर रही है कि हमारा पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, हमारी जो धरती माँ है वो कैसे सुरक्षित रहे। क्योंकि जब धरती माँ जो हमें अन्न देती है, हम सबको जीवन देती है, अगर उसको हम सुरक्षित नहीं रखेंगे तो फिर आने वाले समय में हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को तकलीफ हो जाएगी, तो उसका भी ध्यान रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें ये बताती है कि किस तरह से अगर ये सरकार ने ये कह के वादा करके सत्ता में हम लोग आए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो वो इस बजट में दिखता है कि अगर सबने हमारा साथ दिया है तो सबका विकास कैसे हो इसकी चिंता की जा रही है। सबसे ज़्यादा डिमांड आती है, वो आती है आवास के लिए। गरीब लोगों को आवास चाहिए। इस बजट में प्रधानमंत्री ग्रामीण जो निवास के लिए 60% जो है, पिछले साल से 60% ज़्यादा बजट में रखा गया है। तो ये एक तरह का ये भी प्रयास है कि 2024 के पहले कोई एक व्यक्ति नहीं बचना चाहिए जो ये कहे कि हमारे पास आवास नहीं है। और अगर 2024 के बाद कोई भी एक व्यक्ति कहता है कि हमारे पास आवास नहीं है, तो आसानी से, चाहे वो गांव का प्रधान हो, चाहे वो वीडियो हो, उसकी जिम्मेदारी है, वो फिर बताएगा कि आपने ऐसे कैसे किसी को छोड़ दिया। क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो जिस तरह की योजना लेके आए हैं कि कोई 2024 तक बचना नहीं चाहिए, एक व्यक्ति नहीं बचना चाहिए जिसके पास कि ऐसा कह सके कि हमारे पास आवास नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि ये जो अंतिम व्यक्ति तक जो हम लोगों का ये नारा भी होता है, हमारी सोच भी होती है और हम यही सोच के राजनीति हम लोग करते भी हैं कि आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए और उसकी व्यवस्था भी इसमें किया गया है। तो ये सारी चीज़ें, और मुझे लगता है कि जिस तरह पूरा देश खुश हुआ है, आप जैसे मध्यम वर्ग परिवार को भी देख लीजिए। टैक्स में पहले जिस तरह से उनको एक मानक था कि आपको इतने पैसे तक देना पड़ेगा टैक्स, वो भी 7 लाख कर दिया गया है। मतलब हमारे मध्यम वर्ग को भी एक राहत मिली है कि वो ज़्यादा पैसे बचत करके और अपने परिवार के ऊपर खर्च कर सकता है, उसको सरकार को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी ऐसा प्रावधान आया है कि वो और ज़्यादा पैसे अपने जमा पूंजी में रख सकते हैं, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि चाहे बच्चे हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो नौकरी पेशा हों, हर किसी को ध्यान में रखते हुए ये बजट लाया गया है और मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे बेस्ट बजट है और ये हमारे आने वाले भारत के जो हम लोग कल्पना कर रहे हैं, पूरा भारतवर्ष कल्पना कर रहा है कि आने वाले दिनों में हमारा भारत जो है वो आत्मनिर्भर भारत होगा। तो इसकी नींव जो है ये बजट ने रख दिया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है, 1,97,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो गई है जी। क्या इसको कैसे समझाएंगे, किस तरह से कहेंगे कि हर आदमी परेशान है, महंगाई से परेशान है, जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन बजट में कहा गया है कि प्रति व्यक्ति आय जो है दोगुनी हो गई जी। इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप इसी से समझ जाएंगे कि जो किसान हैं और जिस तरह का वो पहले खेती करते थे, जिस तरह के उनके खेती का करने का जो स्टाइल था, जो वो अन्न उपजाते थे, उस अन्न का जो उनको भाव मिलता था, उसमें बदलाव लाया गया है और उसमें बताया गया है कि आप इस जगह पे और क्या कर सकते हैं। क्या होता था कि कृषि जो है वो हमारे देश का कृषि प्रधान देश है, तो सबसे बड़ा व्यवसाय जो है वो कृषि है। पर लोग जानकारी के अभाव में क्या करते थे कि अगर उनके पास 20 बीघा खेत है तो 20 बीघा खाली धनों में बोदा, खाली गेहूं बोदा, लेकिन आप उस गेहूं को अपने खाने के बाद जो बेचते हैं उसका आपको मूल्य कितना मिलता है वो आप समझ नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए सरकार ने उस प्रशिक्षण के साथ साथ उनको ये बताया कि आप यहाँ पे ये भी उपजा सकते हैं, आप यहाँ पे ये भी उपजा सकते हैं और ये उपजाने के बाद आपको कहीं बेचने के लिए अगर भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छी अच्छी सड़कें बनी। आजमगढ़ को पहले अगर आपके लखनऊ जाना होता था तो 2 दिन का समय निकालिए तो आप जाएंगे, फिर अपना काम करेंगे, फिर 1 दिन आएंगे। आज आप सुबह निकलिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़िए, शाम तक अपना काम करके वापस आजमगढ़ आ जाइए। तो ये सारी चीज़ें जो बनी हैं वो जब आपको सुविधाएं मिलती है तो आप जो उपज कर रहे हैं उसको बेचने के लिए आपको बाजार भी मिल रहा है, आप कहीं भी पहुंचना चाहते हैं तो समय की बचत भी हो रही है। तो इस तरह से ही विकास हो सकता है, लोगों के जो आय को दुगनी करने की बात है वो हो सकती है। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।